विज्ञान की शक्ति, समाज की आशा, तकनीक से जग में नई परिभाषा। नमस्कार, मैं भारती पांडे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम झारखंड राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। आज हम आए हुए हैं निलई इंजीनियरिंग कॉलेज रांची में और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने ना केवल हमारी ज़िंदगी को बदला है बल्कि समाज की दिशा और दशा को भी परिवर्तित किया है। जी हाँ, हमारा आज का विषय है सोशल चेंज थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू सामाजिक परिवर्तन। अगर हम इतिहास पर गौर फरमाएं तो पाएंगे कि साइंस और तकनीक केवल आविष्कारों तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज में कई क्रांतिकारी बदलाव भी लाए हैं। फिर चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में चमत्कारी खोज हो, शिक्षा का डिजिटल रूप हो या फिर महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की पहल, विज्ञान और तकनीक ने सामाजिक क्षेत्र में हर तरह से अपना अहम कदम निभाया है। तो बिना वक्त गवाए चलिए निलई इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से जानते हैं इस विषय में उनके विचार। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से नवीन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है? पर्यावरण स्थिरता यानी कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले तुमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो पर्यावरण को स्थिर करने के लिए मीन्स हो गया कि मैम हम पर्यावरण में जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनका हम सही तरीके से यूज करना ताकि वो आने वाले जनरेशन को मिल सके और प्रकृति को नुकसान ना। इसमें हमारा हो गया कि अब हम सिविल इंजीनियर हम किस तरह से इसमें सही चीज़ों का उपयोग करें, सही तकनीकी का यूज करें ताकि हम पर्यावरण को स्थिर कर सकें। तो हम इसमें एक टॉपिक वाइज बताना चाहेंगे। सबसे पहला तो एक टॉपिक है मैम ग्रीन हाउस ट्री। हम लोग जब भी कंस्ट्रक्शन में बहुत तरह के मटेरियल्स का यूज किया जाता है और वो वेस्टेज बनाते हैं और उसकी वजह से पर्यावरण को इफेक्ट पड़ता है, उसमें पोल्यूशंस आता है। तो हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेते तो उसमें हम अधिक से अधिक ग्रीनरी प्रोवाइड करें, यानी कि हम अपने बालकनीज पे पौधे लगाएं जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और उस जगह के टेम्परेचर को मेंटेन रखें, पेड़ लगाएं। दूसरा मैम हो गया हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएँ। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स मैम जो अब इजीली तो है ही मैम, बाकी जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है जिनका यूज़ हम अभी नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो वेस्ट हो रहे हैं और अगर हम उनका करें तो वो भी कंटिन्यूटली हम कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाले। जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं मैम सनलाइट्स हो गया, विंड हो गया आपका मैम, पवन ऊर्जा हो गया और भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोमास एनर्जीज हो गया। इस टाइप की ऊर्जा अगर हम यूज नहीं भी कर रहे हैं तो वो वेस्ट हो रहे हैं और हम यूज करेंगे तो वो इंसान को फ़ायदे देंगे और आने वाले जनरेशन्स को इजीली अवेलेबल रहेंगे क्योंकि ये रिन्यूएबल है। पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट, कार्बन नेगेटिव सीमेंट एक प्रकार का सीमेंट है जो केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। दूसरा पॉइंट, ग्रीन रूफ एंड वॉल्स एक प्रकार का तकनीक है जो छतों और दीवारों पर पौधे लगाए जाते हैं। यह तकनीक शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने में और ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करती है। तीसरा, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स एक प्रकार का सामग्री है जो इकट्ठा करती है और फिर से उपयोग करती है। पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत सारे नवीनकरणीय तकनीकों का अपनाया है। जैसे ग्रीन बिल्डिंग एक तरह का हरित तकनीक है जो शहरी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। जैसे छतों और दीवारों पर पेड़ पौधा लगाकर इसे लगाने से वायु प्रदूषण रुकता है और ऊर्जा की बचत होती है। दूसरा है वाटर रिसाइकल। जैसे बारिश के पानी होते हैं ऐसे वेस्ट चला जाता है
वेस्ट जाने की वजह से पानी वेस्ट चला जाता है। इसीलिए पानी को स्टोर करना और उसे ट्रीट करना पुनः उपयोग में लाने के लिए होता है, ताकि पुनः उपयोग कर सके, ताकि मेरा ये पानी बच सके। तीसरा होता है ग्रीन रोड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि ग्रीन रोड कंस्ट्रक्शन, इसमें जैसे कचरा, प्लास्टिक वगैरह जो वेस्ट चला जाता है उसे हम ये रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, जिससे मेरा वायु प्रदूषण कम हो। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की क्या भूमिका है? मैम, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा अब बोलें तो ये हम लोग के जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हम लोग को बहुत कारण से ईंधन ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग पेट्रोल, कोल ये सब यूज कर रहे हैं, तो ये लिमिटेड ईंधन है। इसके लिए हम लोग को नवीकरणीय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सूर्य की रोशनी जो हम लोग को कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। फिर हाइड्रोलिक पावर प्लांट, ये भी हम लोग को कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसको इस तरह डिज़ाइन कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को बिजली मिल सके। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। ये हम लोग के जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जैसे कि समाज, देश, भविष्य में आने वाले जैसे कि अभी कुछ ईंधन ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इन लोग को बचने के लिए और इससे निकलने वाले हानिकारक गैस जैसे CO2, कार्बन, ये सब हम लोग के जीवन में लिए बहुत नुकसानदायक है। इसको दूर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा मैंने बताया, दूसरा हम लोग लेते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट। इसको उपयोग करके हम लोग जैसे हम लोग के पास पानी, वाटर ये तो बहुत है हम लोग के पास, तो इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर और जगह पे जहाँ की ज़्यादा नदी बहती है, तो वहाँ पे अगर पवन चक्की लगाते हैं तो उसकी रफ्तार और तेज़ हो सकती है, बिजली हम लोग को ज़्यादा मिल सकती है। इससे ना ही कुछ नुकसान होता है। और पढ़ने वाले भविष्य में कि ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक का ही उपयोग किया जाता है, इसमें तो इलेक्ट्रिक का बहुत भूमिका है। तो इसलिए मैकेनिकल में तो मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा भूमिका तो मैकेनिकल का ही है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करना सिखाता है और नए नए तकनीकों से उपयोग करना सिखाता है हमें। ई वाहन और ऊर्जा भंडारण तकनीकों का समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इलेक्ट्रिक वाहन वैसे वाहन है जो बैटरी द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो बैटरी द्वारा संचालित होते हैं। बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिक स्रोतों द्वारा भी उसे बिजली के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा होता है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, उसमें होता है कि वह एक पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन है, जिसमें वो मोटर को मिलाते हैं उसमें। और तीसरा होता है एक प्लग इन हाइब्रिड इंजन। इसमें होता है कि वह एक बैटरी के साथ में आते हैं और बिजली उत्पादन करते हैं, और उसका बहुत प्रकार के लाभ भी है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन यूज करेंगे हम तो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस कम हो सकती है और वायु प्रदूषण भी कम हो सकते हैं। उससे जो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो भी कम हो सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक प्रकार का ऊर्जा से चलने वाला उपकरण है। पेट्रोल और डीजल से कम लागत है, अतः इससे चलने वाले वाहन शांत और वायु प्रदूषण नहीं करती है। इससे हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होती है। अतः इलेक्ट्रिकल व्हीकल से चलने वाले वाहन के लिए कई सरकार इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं।
एआई और मशीन लर्निंग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में कैसे सहायक है? मैम जैसे कि एआई हम लोग जानते हैं, उसका परिभाषा अगर हम लोग बोला जाए तो वो एक तरह का मानव बुद्धि जिस तरह सोचने और समझने की क्षमता रखता है, उसी को हम लोग एआई बोल सकते हैं। और फिर अगर इसका उपयोग देखा जाए तो आज के दैनिक जीवन में हम लोग एआई का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कि जस्ट एग्जांपल चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, और फिर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। और फिर मशीन लैंग्वेज के बारे में अगर बोला जाए तो कोई भी रोबोटिक मशीन लैंग्वेज हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं जस्ट लाइक अ रोबोट, उसको हम लोग डिकोड करते हैं और फिर उसको हम लोग मशीन में कन्वर्ट करके उसको हम लोग अपना मतलब इंसान का लैंग्वेज उसको हम लोग सिखाते हैं, उसी को हम लोग एक मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। देखा जाए तो समाज पे दो तरह का प्रभाव पड़ता है, एक बेनिफिट भी होता है और एक नुकसान भी होता है। बेनिफिट देखा जाए तो आज के ज़माने में बहुत मशीन अगर हम लोग बना रहे तो उसमें ये हो रहा है कि बहुत सारे मजदूरों को काम हम लोग रोक रहे। मेरिट जैसे कि हम लोग कोई भी मशीन को बनाते हैं उसके बाद फिर उसको हम लोग यूज करते हैं, हाँ टाइम भी बचाता है। और जैसे कि मशीन को रोबोट को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग का टाइम भी कम लगता है, कोई भी चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम कम लगता है और फिर कोई भी चीज़ तुरंत हो जाता है। मशीन लर्निंग है जो हम लोग को प्रिडिक्ट करता है, और इसको दूसरी भाषा में कहे तो स्टडी करने के लिए हम लोग को अच्छे से अच्छे मशीन लर्निंग का दिया जा रहा है। और मशीन लर्निंग के मदद से बहुत सारे हेल्थ केयर, मेडिकल, ये सारे जगह में यूज़ किया जा रहा है। और हमें मशीन के द्वारा सभी चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और हम एआई के बारे में बता रहे तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। हमारे यहाँ पे सभी कोई अभी यूज़ कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप में भी फीचर आ गया है। हम लोग उसमें कोई भी क्वेश्चन डालते हैं तो तुरंत हम लोग को आंसर आ जाता है। और एआई के मदद से रोबोट जो कि हम लोग को हर चीज़ में मदद हो रहा है। और हमें जब कुछ भी चीज़ को ज़रूरी होता है तो तुरंत हम लोग को आंसर मिल सकती है, और मिल भी जाता है। कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें आंसर मिल जाती है वहाँ से। और एआई हमें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है। और उसमें कोई भी अगर फ़ोटोज़, वीडियोज़ या हम लोग कोई भी एडिटिंग करते हैं तो उसमें कुछ भी मतलब कि आ जाता है। सरकारें और संगठन यह कैसे सुनिश्चित करें कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग सामाजिक भलाई के लिए नैतिक रूप से किया जाए? सबसे पहले तो नैतिक के मैं अर्थ बताना चाहूँगी। इससे नैतिक का अर्थ होता है कि ये सही और गलत की पहचान करना। तो मैं कहना चाहूँगी कि सरकार आज का डेट में विज्ञान और तकनीक का ही उपयोग करके आज बहुत से कार्य कर रहे हैं, जो आज का डेट में जो हम लोग को देखने को मिल रहा है सो यही सबसे हो रहा है। और नैतिक शिक्षा की बात कहे तो ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये हर कोई में होना चाहिए, और ये होता भी है। अगर वो अपने में रहे तो दूसरों को भी वो बता सकते हैं और दूसरों को भी वो समझा सकते हैं। और नैतिक शिक्षा ये जीवन का एक पार्ट है जो हर कोई में ही होना चाहिए, और ये होता भी है, जो हम लोग को देखने को भी मिलता है। और सरकार ये संगठन को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो आज का डेट में भारत या कोई भी देश हो, मतलब विज्ञान से ही मतलब चल रहा है। आधा से अधिक चीज़ पहले तो ये नहीं हुआ करता, लेकिन जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वैसे वैसे विज्ञान भी ग्रो कर रहा है, और उसके चलते हमारा देश भी ग्रो कर रहा है। नीलई इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों से हमने जाना कि कैसे विज्ञान और तकनीक समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं और किस तरह से हम इनका उपयोग एक बेहतर भविष्य के निर्माण में कर सकते हैं। यहाँ के स्टूडेंट से तो हमने जाना उनके विचार, अब चलिए जानते हैं इस विषय में यहाँ के फैकल्टी से उनकी राय।
in a modern days we are using lots of techniques to recognize the universities and industries in a modern way. In a nowadays we are using AI and machine learning. In this technique we are minimizing the time to take the effort in sharing the diseases, like diagnosing the diseases and other things in agriculture and agriculture equipments like industries, and in many universities AI techniques are used for the improvement of techniques to give the knowledge to the students. And our society also in modern ways, in modern age we are using several techniques like biogases planting the many plants and trees, so that we can destroy the destruction of the lands and discourage the floods and other things, so that the environment and society and the cultures of India and many persons are not affected from these floods. And we are taking care all these things in the world also. After 40 to 50 years, we are going to lose all these things, petrol and diesel, because in Gulf countries it is very fastly they are producing the oils and oils. In after some times all things are lost. We depend on the solar system all, and solar system, wind energy and water energy, and we can enjoy the life by moving with AI also, and we can use battery to move here and there. Science and technology is not a very new thing. It has been through years and ages. Science and technology has been used for the human development. Now, the problem was that it didn't include the social inclusion. Means some part of this society, some strata of the society were left out from the fruits of the development. Now, at this point of time, we want to include those sectors also, those people who were left out for the development. Today, we are using science and technology in every field of life, like in healthcare sector. A person who is residing in a rural area, now he suffers an accident and the doctor is far away from his area. If the time is very limited, so he cannot get the proper treatment. But now through the use of AI and IoT, we are able to give the proper medical facility from their doctor situated thousands of kilometers away from that person. Similarly, for the food security, we are now able to provide food security through using science and technology. Like we are using robots in agriculture. Some of the very limited areas where humans were not able to work freely, like in mining sector, there were many hazardous gases leaking out from the mining area, and accidents were quite often. Now we are using robots and advanced machinery in these sectors also. आज के दिन में आजकल हर कोई YouTube यूज कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में, जिसमें खाना से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज़ आपको आज ऑनलाइन ही मिल जाती है थ्रू टेक्नोलॉजी। अगर हमें कुछ बनाना ही है तो अगर हमको नहीं भी आता है तो हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुरंत सीख सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो भी हम नेविगेशन टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं थ्रू गूगल मैप etc। और अगर हमें कुछ किसी के बारे में जैसे कुछ मेडिसिन ही खरीदे हैं तो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे इसका बेनिफिट क्या है, उसका रेमेडीज़ क्या है, उसका क्योर क्या है, वो सब पता कर सकते हैं। उसका डिसएडवांटेज क्या है, यह भी टेक्नोलॉजी के यूज कर सकते हैं, जो आजकल हमारे कहते हैं बच्चा से लेके सभी को यूज करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे जो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, उसमें से एक एग्जांपल ये भी था। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हम कोई अगर जगह पे नहीं जा सकते हैं तो थ्रू टेक्नोलॉजी हम लोग उसके बारे में पता कर सकते हैं क्या है नहीं है। जैसे अगर हम आईफल टावर ही यहाँ से है, पेरिस में है, तो क्या कैसा दिखता है, क्या है उसका, कैसे बना है, कौन बनाया है, कब बनाया है, सब टेक्नोलॉजी के थ्रू पता चल जाता है। Science and technology plays a very vital role in our life, as from cooking, eating, from communicating,
from going from here and there, from communicating, and in many ways. Okay? In household purposes, previously in ancient times, we used to use that silvatta, and now we are using that mixer and grinder. It is saving our time, and it is giving the household ladies a benefit that they can do their work in time, and they can even go for work if they are working ladies or anything. And science and technology, matlab, it is very much beneficial. In communication also, previously, if a man or a family member is working outside the house, then he used to write a letter. Especially he used to write a letter, and the letter used to reach in several days, 7 days, 8 days. But now, due to technology, phone has come, mobile has come, and within seconds, we can ring, and we can talk, and we can communicate, and we can share each and everything. तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। और एक होता है कि सोशल गैदरिंग्स, जो सोशल गैदरिंग्स है, अभी के ज़माने में सोशल गैदरिंग एक जगह हम लोग, वो तो होता है, इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, एक ग्रुपिज्म क्रिएट हो जाता है, और वहाँ पे वो डिस्कस कर सकते हैं सारे मैटर्स को, और वहाँ पे सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो सकता है। वहाँ पे इनडायरेक्टली कहा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अब हमारे लाइफ का पार्ट हो गया है, और उसके मतलब अब सोचा जाए तो उसके अलावा उसको छोड़ करके बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत टफ हो जा रहा है हमारा लाइफ उसके। निलय इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट और फैकल्टी से हमने जाना आज जब तकनीक के सहारे हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, जब एआई से हमारे सारे कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहे हैं, और जब विज्ञान के नवाचार गरीबी, भूखमरी और स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञान और तकनीक ही हमारे समाज के भविष्य का आधार है। इसी के साथ अब हमारे जाने का वक्त भी हो चला। हम फिर मिलेंगे आपको कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में एक नए शिक्षण संस्थान में एक नए विषय के साथ। हमारा आज का प्रोग्राम आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम टाटा प्ले पर भी मौजूद हैं, चैनल नंबर 1145 तक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।